गल है जो मैंने आपको लोगों को बताया था कि बेसिक्स के बारे में है, जिसके ऊपर हम बेस बनाएंगे। तो बेस के बारे में डेफिनेटली अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट बनने जा रहे हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए वर्चुअल असिस्टेंट होता कौन है। ये तो कोई तरीका ना हुआ कि आप कहें मैं वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर रहा हूँ और मुझे यही नहीं पता वर्चुअल असिस्टेंट होता कौन है या उसके रोल्स क्या हैं। सो यार ये इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा लास्ट सेशन होगा जिसके बारे में हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों से ले लेंगे अगर आप लोगों के जहन में कुछ है। और कल से जो हमारे सेशन शुरू हो रहे हैं फिर ये प्रॉपर सॉफ्टवेयर की तरफ हम मूव ऑन कर जाएंगे। यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, एक्सटेंशंस कैसे डाउनलोड करते हैं। अब आप लोगों की मर्जी होगी, आप लोग चाहें तो साथ साथ कर सकते हैं, चाहे तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि साथ साथ ना करें, क्योंकि वो बंदा आगे पीछे देख रहा होता है, कुछ समझ नहीं, यहाँ मेरी वीडियो देखेंगे या वो काम कर रहे होंगे। तो वीडियो का रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा, आप उसको देखें। और आपसे अगर नहीं हो रहा होगा बाद में जो स्टेप्स मैंने परफॉर्म किए आपसे नहीं हो रहे होंगे तो डेफिनेटली आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या पर्सनल भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट के साथ करिएगा ताकि मुझे पता चले अगर कोई आपको एरर आ रहा है, कहीं आप रुक रहे हैं, तो मुझे पता तो चले आपकी स्क्रीन पे क्या चल रहा है। ऐसे हवाई बात करना कि मैंने यहाँ क्लिक किया था वो थोड़ा मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। और आप सब मेच्योर हैं और मुझे पता है कि आप लोगों को इस बात का बखूबी अंदाजा रहेगा। ठीक है। और कल से फिर जो हमारा चीजें स्टार्ट होंगी वो मुश्किल चीजें हैं, वो आसान नहीं है। वो हम बेसिक से निकल जाएंगे, हम सॉफ्टवेयर की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। प्रोडक्ट हंटिंग जो हमारा पहला फेज होगा हम उसकी तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। सो आज तक के जो क्वेश्चंस होंगे आप लास्ट में कर लीजिएगा। इसलिए आज जोर दे रहा हूँ क्योंकि यार कल प्रोडक्ट हंटिंग कोई आसान टास्क नहीं है। लोग अमेजोन छोड़कर भाग जाते हैं, लोग कहते हैं हमसे ये होता ही नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग। तो वो मुश्किल फेज है, डिफिकल्ट है, तो उससे पहले जो बेसिक्स हैं आपको क्लियर होने चाहिए। अच्छा, स्टार्ट लेते हैं यार। देखें सबसे पहले ये व्हाट हु इज वर्चुअल असिस्टेंट करता कौन है, और ई कॉमर्स में जो वर्चुअल असिस्टेंट की टर्म यूज होती है क्या वो नॉर्मली वही वर्चुअल असिस्टेंट है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिजिकल बिजनेसेस में भी चलता है, क्या इनकी डेफिनेशन सेम है? एक तो ये कि देखें यहाँ शायद नेहा है, मलाइका शायद, आई थिंक सो उनका नाम है, पता नहीं है या नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे उनकी कॉल आई थी और वो मेरे बैच 8 में उन्होंने कुछ ट्रेनिंग्स ली थी। और ये ट्रेनिंग्स ली, अब बात सुनिएगा, ये आप सब लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 2 वीक्स लेट ज्वाइन किया। 2 वीक्स लेट ज्वाइन करने के बाद उन्होंने क्या किया कि हमारा बैच वो कंप्लीट हो गया, तकरीबन कंप्लीट हो गया। और उन्होंने मुझे कॉल करके आज कहा कि अहमद भाई मुझे तो बेसिक्स ही समझ नहीं लगी, मुझे बेसिक्स का ही नहीं पता कि वर्चुअल असिस्टेंट के रोल्स क्या होते हैं। लिटरली आप एक काम कर लो, पूरा कोर्स कर लो और आपको नहीं पता चले, इसका मतलब होता है आपने बेसिक्स मिस कर दी। तो शुरू में लोग ये समझते हैं यार ये तो डेफिनेशंस लिखी हुई है, इनका तो कोई फायदा नहीं है, फिर बाद में लेटर ऑन जाकर उनको नुकसान हो रहा होता है। तो यार इस चीज को समझिएगा। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है? हमारे यहाँ ना जनरली एक टर्म यूज की जाती है बार बार, जिसको हम कहते हैं कि यार वीए चाहिए, वीए हूँ, वीए रिक्वायर्ड है, फला 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 फला। अब इसमें हो क्या रहा है, क्या वर्चुअल असिस्टेंट की डेफिनेशन क्या है? यार देखो, कोई भी बंदा किसी बिजनेस को रिमोटली अगर हैंडल करे ना तो उसको वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। मतलब क्या है कि मेरी साइट अभी इस टाइम पे मेरी लेबर काम कर रही है H13, एक सेक्टर है इस्लामाबाद का, उधर मैं मौजूद हूँ इस टाइम I10 के अंदर। मैं अपने जो मेरा फोरमैन है उसको मैं फोन करके कहूंगा यार देखो मटेरियल आ गया है, सीमेंट पूरा है, बजरी पूरी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बैठा हुआ किसी और लोकेशन पे हूँ और मैं किसी और लोकेशन के बिजनेस को हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा बिजनेस है H13 में, मैं हूँ I10 में, दोनों इस्लामाबाद के सेक्टर हैं, लेकिन मैं यहाँ बैठ के वहां मटेरियल पहुंचवा रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ, साइट को हैंडल कर रहा हूँ थ्रू फोन कॉल। अभी तक यहाँ पे कोई इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं है। तो बेसिकली चाहे मैं ओनर हूँ, चाहे मैं बिजनेस का ओनर हूँ, लेकिन मैं इस वक्त वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज दे रहा हूँ। वर्चुअल असिस्टेंट को कहते हैं कि एक जगह से बैठ के दूसरी जगह के बिजनेस को हैंडल करना, इसको कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है। सो ई कॉमर्स के अंदर वर्चुअल असिस्टेंट उसको कहते हैं जब बीच में इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाए। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या फर्क है। कॉमर्स होता है फिजिकल बाइंग एंड सेलिंग को, और अगर बीच में इंटरनेट के थ्रू आप बाइंग एंड सेलिंग करें तो वही कॉमर्स बन जाता है। दोनों होते बिजनेस ही हैं। इसी तरह ये दोनों वर्चुअल असिस्टेंट ही हैं, लेकिन ई कॉमर्स में वर्चुअल असिस्टेंट की टर्म तब यूज की जाती है जब बीच में इंटरनेट इन्वॉल्व होता है। और हम यहाँ से बैठ के यूके के अकाउंट्स को हैंडल करेंगे, हम यहाँ से बैठ के यूनाइटेड किंगडम या अमेरिका के अंदर चीजें सेल करना सीखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, थ्रू इंटरनेट बिजनेस मैनेज करेंगे यूके और यूएसए का, यूके और यूएसए में बिजनेस मैनेज करेंगे पाकिस्तान में रहते हुए।
किस रास्ते के थ्रू मैनेज करेंगे, इंटरनेट के थ्रू। तो ये क्या है, ई कॉमर्स के अंदर आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल डेफिनेशन होगी। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये वो रोल्स हैं जो द एंड ऑफ द डे आपको करने हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। आप अगर एक्सपर्ट कहते हैं खुद को, तो इस लाइन के अंदर जितने टिक्स लगे हुए हैं, इन सारे टिक्स को एट द एंड ऑफ द डे आपको आना चाहिए, आप कर सकते हो। मैं एक दफा सिर्फ पढ़ के सुना देता हूं। टेक्निकल टर्म्स बीच में बार बार यूज हुई हुई है, घबराना नहीं है कि क्या है, हम आगे डिटेल में इसको हर चीज पढ़ेंगे, टैकल करना सीखेंगे, कैसे कैसे टैकलिंग होती है, कैसे कैसे काम होता है। ठीक है, घबराना नहीं है, सिर्फ ये मैं आपको बता रहा हूँ। सेलर अकाउंट मैनेजमेंट मतलब एक बंदे की दुकान को आप लोगों ने हैंडल करना है। मतलब ये है कि सेलर्स अकाउंट होता क्या है, बेसिकली दुकान को, जो आपकी दुकान अमेजोन पे खोली हुई है, उसे हम सेलर अकाउंट कहते हैं। अब इसकी मैनेजमेंट का क्या मतलब आ गया कि आपने अकाउंट को मैनेज करना है, आपने दुकान को मैनेज करना है। एक तो आपको ये आना चाहिए। दूसरा, प्रोडक्ट हंटिंग, मैंने उस दिन बताया प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, मार्केट में प्रोडक्ट को ढूंढना, डिटेल से पढ़ेंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग, एड लगाना, ये जो आप जाकर amazon.co.uk amazon.com के ऊपर लिखते हो ना, जाकर डिफरेंट एड्स खुल जाते हैं, उन एड्स को लगाने को लिस्टिंग कहते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग का मतलब होता है अपने एड को लगाना, वो आपको आना चाहिए। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, अभी तक के लिए सिर्फ आप ये समझ लें कि एड को अच्छे तरीके से लगाना, अच्छे वर्ड्स का यूज करना, इसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ये सिर्फ मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि इसको ऐसे कहते हैं। असल चीज जो अंदर है, जो कहानी इसके अंदर है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करने वाला 150 से $200 लेता है। तो वो सिर्फ इस चीज के नहीं लेता कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, या ग्रामरली एक ऐप है, अगर आप डाउनलोड करें तो आज आपका वो सारे एक्सेंट और सारी चीजें, एक्सेंट सॉरी कह रहा हूँ, ये नाउन्स और ये सारी चीजें ठीक कर देता है। ठीक है, ग्रामर आपकी ठीक कर देता है। तो वो उसके आपको $150 $200 कौन देगा। तो ये प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन इज समथिंग एल्स। लेकिन सिर्फ आप इसको ये समझिए कि ऐड को खूबसूरत बनाना, ऐड को मोर अट्रैक्टिव बनाना, ये सारी चीजें लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आती हैं। कीवर्ड रिसर्च लंबा टॉपिक है, अभी छोड़ दें इसको, छोटे वर्ड्स में नहीं समझाया जा सकता, पहुंचेंगे तो जरूर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपिटेटर एनालिसिस। कंपिटेटर एनालिसिस किसको कहते हैं यार, अगर मैं मार्केट के अंदर कोक की बोतल, मतलब एक मैं ड्रिंक बेचने जा रहा हूं, तो मेरा कंपिटेटर कौन है, कोक है ना मार्केट के अंदर। मेरा कंपिटेटर कौन है जो मेरे मुकाबले में खड़ा है, कोक है, सेवन अप है, मरिंडा है, ये सब लोग खड़े हैं। तो इसके एनालिसिस को कि भाई मुझे मार्केट में कितनी जो है ना जतन झेलने पड़ेंगे, कितनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मेरा कंपटीशन किसके साथ है, मेरी रेस किसके साथ है, इसको कंपटीटर एनालिसिस कहते हैं। बड़े वर्ड्स के अंदर इसको यही कहेंगे। डीप इनसाइड अमेज़न के अंदर कंपटीटर एनालिसिस क्या होता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, आगे चल के सीखेंगे। एक चीज याद रखिएगा, इस पॉइंट के ऊपर मैं बोलने लगा हूं, कंपटीटर एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस का, नॉट इन अमेज़न। अगर आपने इसको सही परफॉर्म नहीं किया यार, आपका हजारों बहुत छोटी चीज है, लाखों क्या करोड़ों डूबते देखा है मेरे लोगों का। क्यों? कंपटीटर एनालिसिस नहीं कर सके। आपके सामने बैठकर एक बात कर रहा हूं, आप सब लोग माशाल्लाह मैच्योर हो, मुझे बताओ, ड्रिंक ड्रिंक एक मशरूब, उसके मुकाबले में कितने मशरूब निकले हैं मार्केट के अंदर। कंपटीटर कौन था? कोका कोला सबसे बड़ा कंपटीटर था। मुझे आप लोग बताएं, क्या गोरमे कोला मार्केट में नहीं आया? क्या वो फ्लॉप नहीं हुआ? हुआ ना, पहले हर दुकान पर मिलना शुरू, आज उसका नामो निशान नहीं है। कम से कम इस्लामाबाद पिंडी के अंदर तो मुझे दूर तक नजर नहीं आया। क्यों? किधर गया? अमृत कोला था, किधर गया यार? इतने मशरूब निकले, क्यों फेल हुए? कंपटीटर एनालिसिस बेटा, उन्होंने कंपटीटर एनालिसिस ठीक नहीं किया कि हम जिस मार्केट के अंदर जा रहे हैं वहां लोगों को क्या पसंद है। लोगों को 100 दुकानें छोड़ के 200वीं दुकान, 200वीं दुकान से भी, मतलब 200 दुकान से भी आपको खरीदनी पड़ी ना कोक, तो ये कोक ही खरीदेंगे, ये फेंटे ही खरीदेंगे, ये सेवन अप ही खरीदेंगे। अब आपको समझ आ रही है
कि कंपटीटर एनालिसिस इतनी बड़ी चीज है। अगर मुझे कोई कहता है ना अमृत कोला का ओनर कि भाई मेरे पास 1 अरब रुपया या 50 करोड़ रुपया है, तो मैं कभी भी उसे ना कहता आप ड्रिंक बेचो, क्योंकि मुझे पता था उस मार्केट में इसने नहीं चलना। इसको कहते हैं कंपटीटर एनालिसिस, कि सिर्फ ये नहीं देखना होता कि चीज बिक रही है, ये भी देखना होता है मुकाबले में कौन खड़ा है। समझ आ रही है? चलें एक आखिरी बात, इसको इतना डीप समझाते हुए एक आखिरी बात आपको कहूं यार, क्या आप लोग, क्या अमृत कोला जिन लोगों ने, या गौरमे कोला, या डिफरेंट और कोलाज निकली हैं, क्या उनकी जो टीम थी जो कंपटीटर एनालिसिस करती थी, क्या उन उन लोगों ने इतना नहीं सोचा कि क्या हम कोक से ज्यादा मार्केटिंग कर सकते हैं, क्या हम कोक से ज्यादा बजट अपनी मार्केटिंग पे लगा सकते हैं, क्या हम कोक से अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं, क्या हम कोक से अच्छे पैकेजेस दे सकते हैं? अगर ये चीज उन्होंने सोची समझी, तो यार कोई पागल का बच्चा होगा जो ये कहे कि मैं कोक से आगे निकल जाऊं। और अगर उन्होंने ये देखा कि मैं कोक से आगे नहीं निकल सकता, तो फिर मार्केट में क्यों गए हो? फिर कोई और प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते ना जहां कंपटीशन आसान होता। समझ आ रही है? तो ये बेसिक गलतियां होती हैं, या आप लोगों को मैं बहुत बेसिक पॉइंट के ऊपर सिखा रहा हूँ। बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि और दुनिया ने कौन कौन सी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, लोग अमेजोन पे कौन कौन सी गलतियां कर जाते हैं कंपटीटर एनालिसिस बगैर किए। ठीक है? और यार क्योंकि डीप हो गई है, चलो मैं बात आज हमारा कोई ज्यादा लॉन्ग डिस्कशन नहीं है, कोई बहुत ज्यादा स्लाइड्स नहीं है, तो मैं इसको ऊपर आपको एक और बात समझा देता हूँ। देखें, मैंने आप लोगों को शायद एक बात बताई थी कि यहाँ पर फैसलाबाद के वो थे जो बेडशीट्स उनका काम था, और उन्होंने यूके के अंदर बेडशीट्स भेज दी 1 करोड़ रुपए की, और वो मैंने सारी कहानी आपको सुनाई हुई है, जिन्होंने नहीं सुनी वो पुराने लेक्चर्स में सुन लें। यार उन्होंने किया क्या, गलती कहाँ की? बेटा गलती यहाँ ही की कि उन्होंने जिनके साथ मुकाबला करना था ना, उनकी प्राइस नहीं देखी कि उनको वो चीज कितने की पड़ती है। यार देखो, मैं एक प्लास्टिक बॉटल बेचने जा रहा हूँ, मेरा कंपटीटर बेच रहा है 5 रुपए में, मुझे पड़ी 4 रुपए की रही है, मैंने उसके ऊपर अभी टैक्सेस भी पे करने हैं, तो क्या मैं पागल हूं कि मैं उस मार्केट में जाऊंगा? भाईजान मेरा कंपटीटर को पड़ती 4 रुपए की है, मुकम्मल टैक्सेस टैक्सेस निकाल कर मुझे बगैर टैक्सेस के 4 रुपए की पड़ रही, तो मैं बेचूंगा कितने की यार उसको? तो ये समझ आ रहे हैं ना आपको? तो कंपटीटर एनालिसिस हम यहाँ बैठे हुए करेंगे, प्रॉपर टूल्स से करेंगे, और टूल्स भी वो होंगे जो अमेजोन ने प्रोवाइड किए। ऐसे नहीं होने लगे कि लोकल किसी टूल से, हम उनके टूल्स के मुताबिक ही काम करना सीखेंगे, ताकि हम लोगों का जो रिस्क फैक्टर है वो कम से कम हो जाए। ठीक है? फिर पीपीसी कंपेन, पे पर क्लिक कंपेन होती है, मार्केटिंग कंपेन है, सबसे बड़ी कंपेन है जिसको अमेजोन जो है वो चलाता है, और इसके ऊपर पैसे लगते हैं। ठीक है? और ये कैसे चलती है, इसको कैसे सिखाया जाएगा आपको, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, डिफरेंट वीडियोस होंगी, उनके थ्रू मैं आपको पहले सिखाऊंगा, फिर उसके ऊपर सेशंस होंगे, प्रॉपर डिस्कशन होंगे। इमेज डिजाइनिंग प्लस एक कंटेंट राइटिंग, ये क्या होता है इसको हम देखेंगे। कूपन एंड प्रमोशन ये फारिग चीज है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एफबीएम ऑर्डर्स मैनेजमेंट, हम एफबीएम को नहीं देख रहे हैं, हम क्रिएटिंग एफबीए की शिपमेंट्स को देखेंगे। और एफबीए की शिपमेंट्स के लिए पहले ऐसा होता था कि शिपमेंट के लिए लाइव सेलर सेंट्रल चाहिए होता था। लाइव सेलर सेंट्रल से मुराद दिया, एक तो सेलर सेंट्रल आपके पास मौजूद हो आपके हाथ के अंदर, और दूसरा उसके ऊपर प्रोडक्ट भी लॉन्च हुई हो, तो कम से कम 10-12 लाख का वो अकाउंट होता है। आपकी एक गलती के ऊपर वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। सो डेफिनेटली क्लाइंट्स की कोई भी चीज हम यंग वीएस को नहीं देते, उनको देते हैं जो लोग डेफिनेटली कल को ईजीआर का पार्ट बनेंगे, अच्छा काम परफॉर्म करेंगे, वो लोग, फिर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज आगे क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन मेरा ये था कि यार कोई ना कोई ऐसी चीज हो जिससे मैं शिपमेंट प्लान्स बनाना सिखाऊं। व्हाट इज शिपमेंट प्लान आगे सीखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने अपने एक लड़के को कह के एक शिपमेंट प्लान की बकायदा वीडियो तैयार करवाई है, अपने ही सेलर सेंट्रल की, और उसकी जो है ना प्रॉपर वीडियो 10-12 मिनट की हमने लाकर चैनल पे भी रखी है, तो आप लोग देखेंगे, उसके बाद कोई क्वेश्चन आंसर होंगे तो मुझसे कर लीजिएगा। बहरहाल ये शिपमेंट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बाद में पढ़ेंगे। अनइम्पॉर्टेंट इसमें से कुछ भी नहीं है बेटा, सिवाय इसके ये कूपन प्रमोशन ये हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती, और ये एफबीएम ऑर्डर मैनेजमेंट ये हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। ये दो चीजें हमारे लिए नहीं है। लिस्टिंग फॉर एरर फिक्सिंग ये देखेंगे, कस्टमर सपोर्ट करना सीखेंगे कि कस्टमर जब आपको मैसेज कर देता है कि भाई रेड कलर की टोपी अवेलेबल है, तो वो आपको कैसे जवाब देना, ये आसान है। अच्छा, एक चीज शायद इसके अंदर स्किप हो गई है, एक सेकंड में करता हूँ। हाँ, उस चीज इधर नहीं लिखी, मैं यही देख रहा हूँ वो कहाँ गई। ये पुरानी स्लाइड्स थी तो उनके अंदर से मतलब मैंने न्यू स्लाइड्स बनाई नहीं है, और ये थोड़ी सी चीजें चेंज है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो फैक्टर यहाँ हंटिंग के बाद आएगा, उसको कहते हैं सोर्सिंग।
चीज खरीदनी कैसे है, चीज चाइना से यूके कैसे पहुंचेगी, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, हर एक चीज हम डिटेल में सीखेंगे। और एक और बात आप सब लोगों के लिए, यहाँ पे जितनी चीजें लिखी हैं सारी आपको एट द एंड ऑफ द डे आनी चाहिए और इंशाल्लाह आएंगी। लेकिन कुछ कहते हैं ना कि हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, उन हाईलाइटेड पॉइंट्स में अगर आप अहमद से पूछे ना कि अहमद भाई मैं ई कॉमर्स की फील्ड में कामयाब होना चाहता हूँ, मुझे एक सिरा पकड़ा दे, मैं वो आपको सिरा पकड़ाऊंगा सोर्सिंग का। अगर आप सोर्सिंग करना सीख लेते हो बेटा तो आप ई कॉमर्स में कामयाब हो। आप सोर्सिंग करना नहीं सीख सकते, आई एम सॉरी, आप ई कॉमर्स में नहीं कामयाब हो सकते। वजह मैं आप लोगों को थोड़ी सी बता देता हूँ क्या है। देखें यार, आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, यूके के अंदर बड़ी अच्छी सेल होती है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हैं, ग्राहक बहुत ज्यादा है, सब चीजें अच्छी हैं बेटा, लेकिन अगर आपको वो चीज खरीदनी नहीं आती तो क्या फायदा आपके एनालिसिस का, क्या फायदा आपके एनालिसिस का अगर आपको वो चीज ही खरीदने नहीं आती। और अगर आपको खरीदने आती है तो आपको यूके तक पहुंचानी नहीं आती, क्या फायदा आपके खरीदने का। अगर आपको खरीदनी नहीं आती तो सिरा ही नहीं आता, खरीदनी आती है पहुंचानी नहीं आती तब भी क्या फायदा। तो इट्स नॉट अबाउट अमेजोन। अगर आपने दराज पे काम करना है कल को, तो आप चाइना से सामान अपने घर तक नहीं मंगवा सकते हो, तो आपको हमेशा थर्ड पार्टी से लेना पड़ेगा। थर्ड पार्टी कौन होती है? होलसेलर। आपको 10 रुपए की चीज 14 रुपए में खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं मंगवा सकते हो अपने घर, आपको पता ही नहीं है चीजें कैसे आती हैं। तो दुनिया तो इतनी तरक्की कर चुकी है कि अब वो कंटेनर वाला जमाना चला गया है। ये कंटेनर में सामान रखवाओ, कंटेनर में मेरे 2 बैग रखवाओ, महीने बाद पाकिस्तान आएंगे, बेटा सब कुछ खत्म हो गया। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, अब तो आप एक एक पीस चाइना से मंगवा सकते हो भाई। तो सीखना है। तो अगर सीखना नहीं आता, खरीदना नहीं आता, पहुंचाना नहीं आता, ना अमेजोन पे काम कर सकते हो, ना दराज पे, ना इट्से पे, ना ईबे पे, कहीं पर भी नहीं कर सकते। और एक आखिरी बात अगली स्लाइड पर जाने से पहले, एक बात याद रखिएगा, अमेजोन इतनी मुश्किल चीज है कि अगर आप इसको कर गए और इसको आप सीख गए प्रॉपर, ये ईबे, इट्से, वॉलमार्ट आपको बच्चों का खेल लगेगा। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आप मेरे सामने आकर हंसेंगे कि अहमद भाई दराज का मैकेनिज्म ये इतना आसान, यहाँ पर रैंकिंग इतनी आसान है करना, यहाँ पर ऐड लगाना इतना आसान है अहमद भाई, यहाँ पर कंपेन्स चलाना इतना आसान है। लिटरली आप लोग मुझे आकर ये बात बोले। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं ईबे का जो है ना, ईबे के ऊपर अपनी वीडियोस ईबे के ऊपर डालना शुरू करूंगा, जो ईबे की वीडियोस हैं वो डालना शुरू करूंगा। मैं किसी अपने घरेलू प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ मुश्किलात में हूँ आजकल, जिसकी वजह से मैं उसको तवज्जो नहीं दे पा रहा हूँ। तो कल भी हमारी थी कि अहमद भाई ईबे का बहुत सारे लोग पूछते हैं, जारी बात है, लड़के अमेजोन की ट्रेनिंग ले लेते हैं और उसके बाद डेफिनेटली कुछ कुछ काम भी शुरू कर लेते हैं, लेकिन एक्सप्लोर तो करना है चीज़ों को। तो आप दराज सिखा रहे हैं तो उसके बाद आप ईबे भी सिखाइएगा। तो ईबे पर मैं ट्राई करूंगा कि लाइव सेशन ईबे के ऊपर आफ्टर द ईद किसी टाइम पे मैं दूं, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है, आसान है और अच्छी है। ठीक है। ईबे ऐसे है जैसे पाकिस्तान में दराज है ना, इसी तरह ईबे उसमें यूके में, तो हम वहां पर काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कुछ एथिक्स लिखे हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल आप लोग कोई 2 साल के बच्चे नहीं हो, आपको चीजें समझाई जाएं। ओवरऑल ये स्लाइड्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, और ओवरऑल मैं आपको छोटी सी चीज बता देता हूँ कि सिंपल ये है यार कि ना, हम्म, ये कहा गया है कि आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बात करिएगा। आपकी जर्नी का आगाज हो रहा है। एक बात मैं आपको बताऊं कि हमेशा टीम कामयाब होती है, कभी कोई मुस्तफ़ा इंडिविजुअल कामयाब नहीं हो सकता, कभी कोई अहमद इंडिविजुअल कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, मैं अपने आप को कामयाब समझता भी नहीं हूँ आज के दौर में। डेफिनेटली अभी बहुत वक्त बाकी है, बहुत जर्नी बाकी है, लेकिन इस स्टेज के ऊपर खड़े होकर भी मैं ये कह रहा हूँ कि अहमद अकेला यहाँ पर नहीं है, मेरे पीछे बहुत लोग हैं काम करने वाले। ये जो वीडियोस बनाकर लगा रहे हैं, जो आपके लिए कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, जो एसईओ कंटेंट राइटिंग लिख रहे हैं मेरे लिए, जो लड़के वॉलंटियरली, आज भी मेरे साथ वॉलंटियरली इसलिए कि मैं अपने डिज़ाइनर्स को 1 रुपया नहीं देता, तो मेरे डिज़ाइनर्स जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, वो उनके साथ मेरा है कि कल को चैनल मोनिटाइज होगा और डिफरेंट और चीज़ें, मेरे लिए डिजिटल मार्केटर्स काम कर रहे हैं, वो टीम काम कर रही है, अहमद अकेला काम नहीं कर रहा।
मुझे ड्रॉप शिपिंग का, अगर मैं ड्रॉप शिपिंग करता भी नहीं हूँ, रेकमेंड भी नहीं करता, लेकिन दुनिया की नीड के लिए मैंने लड़के को कोर्स करवाया, एक लड़के को पेड कोर्स करवाया ड्रॉप शिपिंग का, और वो इंशाल्लाह 2 महीने बाद आके हमारे चैनल के ऊपर ड्रॉप शिपिंग के प्लस माइनस भी बताएगा, और कुछ अकाउंट्स को वो हैंडल कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस भी बताएगा। तो क्या है, टीम काम कर रही है, अहमद नहीं कर सकता तो अकेले। तो इसी तरह आप लोग भी अकेले कामयाब नहीं हो सकते, तो काइंडली एज अ टीम वर्क करिएगा, एक दूसरे के साथ भाई बन के कोशिश कीजिएगा। कभी ये मत सोचिएगा कि मुस्तफ़ा क्या है, मुझे एक चीज़ पता है तो मैंने अक्सा को नहीं बतानी, अक्सा क्या है मैंने माजिद को नहीं बतानी, ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे करोगे तो अल्लाह ताला बेबरकती डालते हैं, इल्म बांटने से बढ़ता है। और ये 4-5 लोग या 10 लोग, अगर आप लोग आपस में एक मार्केट में जा रहे हो बेटा, वो जो जिस मार्केट में जा रहे हो वो मार्केट यार अरबों खरबों डॉलर की मार्केट है, वो पूरी दुनिया के साथ आपका कंपटीशन है, ठीक है। तो इसमें 8-10 लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ने लगा अगर आप लोग एक दूसरे की हेल्प आउट कर दोगे तो, ठीक है। दूसरा ये है कि एक क्या है कि क्लाइंट के साथ कल को इंशाल्लाह आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, क्लाइंट्स थोड़े रूड भी होते हैं, तो यार कोशिश कीजिएगा कि क्लाइंट्स के साथ अच्छे बिहेवियर के साथ बात करें। आपको ऐसे क्लाइंट्स भी मिलेंगे जो 1-1 घंटा 1.5 घंटा आपका दिमाग खाएंगे, और दिमाग पे दिमाग खाते जाएंगे, और आपको काम बहुत कम देंगे और दिमाग ज्यादा खाएंगे। होता है ऐसा, मेरे साथ आज भी होता है, ठीक है। तो आप भी इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो है ना, चीज़ों को आपने बड़े पेशेंसली आगे चलाना है, और बाकी मैं आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ बताऊंगा। अच्छा, माइंडसेट ऑफ द वर्चुअल असिस्टेंट, देखें ये वो चीज़ है जो अभी आपको लगेगा कि अहमद भाई शायद फजूल बात कर रहे हैं, और ऐसे नहीं होता, लेकिन ऐसे ही होता है बेटा। मेरी 5 साल का तजर्बा कहता है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम 2 महीने एक चीज़ सीखते हैं, और हम उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लाइंट हमारे गेट के ऊपर बेल क्यों नहीं दे रहा। सुबह उठ रहा हूँ, मैं गेट खोल रहा हूँ, यार वो यूके वाला क्लाइंट नहीं आया, यार कनाडा से कोई बंदा नहीं आया मुझसे मिलने। पहली चीज तो ऐसे नहीं होने लगा। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा किस तरह क्लाइंट्स मिलेंगे, कैसे काम करना है, लेकिन पेशेंस के साथ काम करना है। पहले सीखना है फिर कमाना है। ये कहते हैं ना, फर्स्ट लर्न देन अर्न। इसके ऊपर मत जाना कि यार पहले कमाऊंगा तो फिर सीखूंगा। अगर इस स्ट्रेटजी पे अमल करना है तो आई एम सॉरी, ई कॉमर्स आपके लिए कोई फील्ड नहीं है। आप लोग अपनी डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर जा सकते हो। वो जोन सा है ना, या फिर आप लोग वो कर सकते हो। सबर, मैं आपको एक चीज पढ़ के सुनाता हूँ आपकी मोटिवेशन के लिए। बात हमारी एंड हो गई है। मुझे सुबह एक बंदे ने मैसेज किया, नौकरी कर रहे हो मुद्दत से, तुम कोई काम क्यों नहीं करते। जॉन एलिया का शेर, ठीक है। तो फिर या आप लोग वो कर लें अगर आप में पेशेंस नहीं है। इजी टू गो है, मुझे आप लोगों से कोई कंसर्न नहीं है। आप लोग बाद में जाके नौकरी करो, जो मर्जी करो वो आपका है, लेकिन ई कॉमर्स की फील्ड में रहना है। पार्ट टाइम काम करो, घंटा दो, सवा घंटा दो, नेक नियति से दो। जिस तरीके से मैं बताऊंगा इस तरीके से काम करोगे, आपको क्लाइंट 110% मिलेंगे। और अगर नहीं मिलेगा और आप मेहनत वैसे ही करोगे जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ईगिन रेवोल्यूशन आपको आखिरी टाइम तक सपोर्ट करेगा, आपको लेट डाउन नहीं होने देगा। लेकिन अगर आप लोग वो नहीं करेंगे जो मैं कहूँगा, और उसके बाद आकर आप मुझे कहेंगे कि अहमद भाई हमें तो एक्सपीरियंस नहीं आ रहा, तो आई एम रियली अ बिग सॉरी। मेरे लिए फिर सॉरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि मैं आपको कहूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करो, स्मार्ट वर्क। यार सोशल मीडिया में आगे आगे आपको टिप्स दूंगा। यार मोटिवेशनल लेक्चर आप कह लें आज का है, क्योंकि ये एंड हो रहा है हमारा थ्योरेटिकल, कल हम स्टार्ट करेंगे, बताया मैंने। देखो, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है आप लोगों ने कि जब मुस्तफ़ा नमाज पढ़ने जाए ना, तो मस्जिद से बाहर निकल के लोग ये ना कहें आज मुस्तफ़ा भाई आए थे, लोग ये कहें मुस्तफ़ा अमेज़न वाला आया। इसको कहते हैं, आजकल कोई बंदा आपसे सलाम नहीं करेगा ना, लेकिन आपसे मोबाइल पे फेसबुक पे इन टच जरूर है। तो मैं आपको टिप्स दूंगा कि कैसे आपने क्लाइंट गेट करना है। लेकिन एक बात याद रखो, आज के बाद से ये बात अपने जहन में बना लो कि आपने अपने सोशल मीडिया को अमेजोन और ई कॉमर्स से इतना रिलेट कर लेना है कि आप अगर अपनी आईडी खोलो तो आपको ई कॉमर्स और सोशल मीडिया के अलावा कुछ ना मिले। आप यकीन करें, मेरी 2 आईडीज हैं। एक आईडी वो है जिसके ऊपर सिर्फ यही कंटेंट है, और एक आईडी मेरी पर्सनल है जिसके ऊपर मेरे बाकी जो थोड़ा बहुत सियासत से इंटरेस्ट है, क्योंकि कुछ सियासी बैकग्राउंड से भी खानदान का ताल्लुक है, तो वो जो इंटरेस्ट है उसके लिए आईडी अलग है। कि मैं नहीं चाहता कि मैं अब, और मेरी जो असल आईडी है ना जिसपे मैं अवेलेबल हूँ, वो इससे रिलेटेड है, ई कॉमर्स वाली आईडी खोली होती है।
सो अपने आप को यार इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि लोगों के प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं, लोगों की डिस्कशंस आपके सामने। आहिस्ता आहिस्ता फर्दर टिप्स आपको दूंगा, अभी सिर्फ एक ये बात है समझाने के लिए। बाकी यार स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क गधा करता है, गधा जंगल का बादशाह होता अगर मेहनत पर सिर्फ बात होती, और मजदूर भी जो है ना खरबपति होता। इन दोनों से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। सो दिमाग से मेहनत करनी है, स्मार्टली काम करना है, हार्ड वर्क की तरफ नहीं जाना। ठीक है, स्मार्ट और हार्ड वर्क में फर्क है, स्मार्ट में भी कहीं ना कहीं हार्ड का फैक्टर आता है, लेकिन वो और फैक्टर है। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी कंजा। हम इस चीज को चलो हम डिस्कस कर लेते हैं, हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया है, और आज इन्होंने फिर ये क्वेश्चन कर दिया कि इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको चीजें क्लियर कर दूं कि इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, जीरो इन्वेस्टमेंट है। आपने क्यों इन्वेस्टमेंट करनी है? आपने अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ी। ब्रांड इन सेंस कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। ब्रांड होता है यार पब्लिसिटी करना, अक्सा अपनी पब्लिसिटी करना, चाहे सोशल मार्केटिंग के थ्रू। ये 500 रुपए लगाए, 1000 लगाए, 10,000 लगाए, वो इसका हेडेक है। लेकिन बिजनेस के लिए आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये पहले समझ लेते हैं अमेज़न चॉइस और बेस्ट सेलर क्या होता है। यार ये आप लोगों के आगे मैं समझा दूंगा, बेसिकली सिर्फ डेफिनेशन सुन लें कि कुछ स्टोर्स ऐसे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसको अमेज़न खुद चूज करता है और लोगों को कहता है इसको बेचो। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोग खुद ऊपर आते हैं और फिर वो नंबर 1 सेलर बन जाते हैं। तो बेस्ट सेलर और अमेज़न चॉइस में ये फर्क है। कोई ये डेफिनेशन, ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है जिसको डिस्कस किया जाए। आगे मैं आपको जब हम वो जंगल स्काउट पे जाएंगे तो मैं आपको चीजें बता दूंगा। ठीक है, हम क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। पूछिए इन्वेस्टमेंट कितनी है। देखें, कल मुझे एक बंदे का मैसेज आया कि अहमद भाई मैंने वीए हायर करना है, मैं अमेज़न का कुछ नहीं जानता। ये इस सवाल का जवाब है आपके अंदर, गौर से सुनिएगा, ये आप ही के सवाल का जवाब है। मैं कुछ नहीं जानता अमेज़न के बारे में, लेकिन मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं वीए हायर करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई मुझसे क्या चाहते हो? कहता है मुझ आपसे चाहता हूँ, मैं आपको पैसे पे करूंगा, आपने इंटरव्यू लेना है। मैं आपको पे करूंगा, आपने सिर्फ वीए का इंटरव्यू लेना है। मैं आपको कुछ वीएस दूंगा, आपने उससे इंटरव्यू लेना है और उनमें से सिलेक्ट करना है कि यार ये वाला बेस्ट है। बस इतना सा काम आपका है। मैंने उस बंदे को कहा भाईजान आप दुनिया का वो कारोबार करना जा रहे हैं जो आपको ही नहीं पता कि वो होता कैसे। तो पहले तो जो बंदा कारोबार करता है ना, उसको पता होना चाहिए कि मेरा कारोबार है क्या, मैंने कैसे कारोबार करना है। यार देखो सिंपल इज दिस, यार मैं आप किसी मैकेनिक की शॉप पे चले जाओ ना, तो जो उस्ताद जी होते हैं ना वो काम नहीं कर रहे होते, लेकिन वो उस्ताद जी काम जानते होते हैं, उन्होंने एक वक्त पर काम किया होता है। समझ आ रही है? आप किसी मैकेनिक की शॉप पर जाओ ना, तो उस्ताद जी मैं यही कह रहा हूँ, इसी का सवाल जवाब दे रहा हूँ मेरा, कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। कि उस्ताद जी आप जो है ना आप काम करें, वो करते नहीं है, लेकिन उनके नीचे लोग। तो पहले आपने एज अ वीए जो ये कोर्स है, अब इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहा हूं, आप लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए अभी। क्लाइंट को कितनी चाहिए उसका जवाब देता हूं। अच्छा देखें, आप लोगों ने पहले ये कोर्स करना है, कोर्स करने के बाद आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है मार्केट में जाके। अगर आप बहुत अरबपति हैं तब भी आपने कारोबार में पैसा नहीं, खुद पैसा नहीं लगाना, आपने लोगों का पैसा, जो इन्वेस्टर है ना, जो क्लाइंट है, उसका काम करना है। ठीक है, उसका काम करने के बाद आप लोगों को जब एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर आपने अपना बिजनेस स्टेब्लिश करना है। अगर आप लोगों का मतलब आप लोगों के पास अल्लाह ताला ने इतनी गुंजाइश दी, तो फिर आप अपना बिजनेस स्टेब्लिश कीजिएगा। मेरे पास आप लोगों के लिए एक स्कीम होती है हर बैच के लिए, जो एक्सपीरियंस के लिए मैं कहता हूँ कि यार आप लोग ये काम करें। लेकिन वो एंड ऑफ द सेशन, जब अभी 13 लोग हैं ना, जब वो 8 लोग रह जाएंगे, 7 लोग रह जाएंगे, आधे भाग जाएंगे ना, उन लोगों के लिए वो टेक्निक्स और ट्रिक्स हैं जो मैं कहता हूँ। ठीक है, कि मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग ऐसे करें। फिर वो बाद में हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो वो फिर मैं आगे कहीं और एडजस्ट करके मतलब कर देता हूँ। लेकिन वो अभी के लिए नहीं है, वो एट द एंड ऑफ द सेशन है, जब हमारी आखिरी डिस्कशन होगी सेशन की। तो अच्छा, अब आपने क्या करना है, काम को सीखना है, प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में करना है, चाहे थोड़ा करें चाहे ज्यादा करें, 4 महीने करें, 6 करें, 8 करें, उसके बाद अपना पैसा लगाना है ताकि रिस्क का फैक्टर कम हो, अगर आपने लगाना हुआ तो। वरना जरूरी नहीं है वो भी आप लगाएं। आप अच्छा, 2 तरीके से यार आप इस दुनिया में पैसा कमा सकते हो, गौर से सुनिएगा।
दो तरीके से यार, एक तो या तो आप एज अ इन्वेस्टर कमा लो, पैसा लगाओ और पैसा लगाने के बाद अपना प्रॉफिट लो, वीए को पैसे दो, चले जाओ, प्रॉपर्टी में प्लॉट खरीदो, छोड़ दो, कल को बेचो, इन्वेस्टर एज अ इन्वेस्टर काम करो, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर प्लॉट खरीदने वाले को प्लॉट खरीदने का तरीका नहीं पता और उसको नहीं पता कि प्लॉट कैसे खरीदते हैं, कैसे डिमार्केशन होती है, तो उसको धोखा खाने का चांस ज्यादा है। इसीलिए जो सियाना इन्वेस्टर है, जो कामयाब हुआ है दुनिया में, वो इन्वेस्टर पहले खुद सर्विसेज देता था। ये बात याद रखें, ये बात याद रखें। मेरे एक अंकल हैं दुबई में, उनकी वो जो क्राउन है ना, जो भी प्रिंस है, उसके उसके साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, डायरेक्ट खाना खाते हैं उनके साथ बैठ के, और बहुत अमीर बंदा है यार। आप उसको खड़े खड़े कहो ना कि यार, मैं आपको शर्त लगा कर कहता हूँ, आप खड़े खड़े उसको कहो ना कि इस्लामाबाद में अरब 2 अरब रुपए की प्रॉपर्टी खरीदो, खड़े खड़े खरीद सकता है वो बंदा। लेकिन उस बंदे ने अपनी फैक्ट्रीज में एक जमाने में हाथ से काम किया है, और उसके एम्प्लॉयज मुझे कहते हैं कि अंकल, हमें ये कहते हैं आपके, हम थोड़ा सा गलत काम करें तो आगे से अंकल कहते हैं कि बेटा ये काम मैं अपने हाथ से मैंने किया है, इसको सीधा करो। अब आपको समझ आ रही है? अगर वही बंदा नहीं जानता होगा ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सर्विसेज देने के बाद आप अपना पैसा लगाते हो और फिर मचोर एज इन्वेस्टर का। दूसरी बात होती है, आप अपनी सर्विसेज दो और काम लोगों से पैसे लो। लाइक डॉक्टर क्या कर रहा है यार, डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है ना। मैं आपको एक और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ यार। अक्सर एक डॉक्टर के पास जाती है और अक्सर कहती है मेरे सर में दर्द है, फर्ज कर लेते हैं, और वो इसको कहता है कि यार आप पैनाडोल ले लो, ठीक है, आप पैनाडोल ले लो, ठीक है, आप ठीक हो जाओगे। यार मुझे एक बात बताओ, लिख कर देता है, एक मैंने एग्जांपल दिया, एक मेडिसिन लिख कर देता है। यार मैं वही पेपर जो डॉक्टर ने यूज किया है, वही पेपर मैं अक्सा को हाथ में देता हूँ, वही पेन जो डॉक्टर ने यूज किया है मैं अक्सा के हाथ में देता हूँ, और मैं कहता हूँ यार अक्सा, आप अपनी मेडिसिन लिख लो। ये नहीं लिख सकेगी। वजह क्या है? डॉक्टर भी इंसान है, अक्सा भी इंसान है, दो इक्विपमेंट भी सेम है। वजह यह है कि उसके पास एक हुनर है, उसने अपने हुनर को यूज करते हुए अक्सा की बीमारी को डिटेक्ट किया है, फिर उसने जाके मेडिसिन लिखी है। ये हुनर अक्सा के पास नहीं। समझ आ रही है? इसी तरह जब आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएंगे, आप अपनी सर्विसेज लोगों को देंगे। आप अब डॉक्टर की जगह अपने आप को रखें और अक्सा की जगह लोगों का अकाउंट रखें। तो आप लोगों के अकाउंट को मैनेज करेंगे, उनको एनालाइज करके उनकी बीमारी को डिटेक्ट करेंगे और फिर उसका सोल्यूशन उनको देंगे और उससे अपने पैसे लेंगे, जैसे डॉक्टर फीस लेता है। समझ लगी? ये दो तरीके हैं दुनिया में पैसा कमाने के। तो जो इन्वेस्टर वाला तरीका है वो भी आप उस पर नहीं जा सकते जब तक आपको काम नहीं आता। तो काम सीखने के लिए आपको एक कोर्स करना पड़ेगा और उसके बाद इंशाल्लाह आप प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में जब 4-5 महीने जिस तरह मैं सिखाऊंगा आप काम करेंगे। काम करने के बाद उसके बाद आप इतने मेच्योर हो जाएंगे कि फिर आप अपना उसका डिसीजन ले सकें या आगे कोई और कर सकें। ठीक है, तो लास्ट एक बात है, एक छोटी सी बात करते हैं, फिर अगला मैं लिंक भेजूंगा और उस लिंक के ऊपर हम आप लोगों के क्वेश्चन आंसर लेंगे। छोटी सी एक, आप ये सेशन एंड हो गया। एक नौकरी से रिलेटेड और कारोबार से रिलेटेड आपको एक बात कर रहा हूँ, कभी भी ये मत सोचिएगा कि वीए नौकर होता है। वीए नौकर नहीं होता, ये बात याद रखना। अक्सा एक फर्म के अंदर काम कर रही है, अक्सा यूफोन में काम करती है, क्या यूफोन वाले अलाउ करते हैं कि टेलीनॉर में भी अक्सा सेम टाइम पर जॉब करे? क्या टेलीनॉर वाले अलाउ करते हैं कि जैज पे भी उसका उनका क्लाइंट उनका जो एम्प्लॉय है काम कर रहा हो? नहीं ना। लेकिन जब आप वीए हो तो आप 10 लोगों के अकाउंट हैंडल करो, आप 50 लोगों के अकाउंट हैंडल करो, आप अपनी मर्जी के वक्त पर काम करो, आप अपनी मर्जी के वक्त पर छुट्टी करोगे, कोई आपको नहीं रोकने वाला भाई। आपका टास्क है, आपने उससे पैसे लिए हैं उस काम करने के। आप अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज ये काम करती है, क्या करती है? क्लाइंट लेकर, ये आपके सॉफ्टवेयर हाउसेस क्या कर रहे हैं? जो सॉफ्टवेयर हाउसेस का ओनर है वो क्या कर रहा है? उसके पास क्लाइंट आता है ना, उसका टास्क परफॉर्म करवा कर देता है, अपने पैसे लेते। तो हर जगह पर ये काम हो रहा है। तो क्या है कि मैं आपको लिंक भेजता हूँ। टाइम एंड हो गया है, उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, वो रिकॉर्ड नहीं होगी, सिर्फ आप लोगों की मोटिवेशन के लिए है, क्योंकि अब हम जिस तरफ मूव कर रहे हैं आप लोगों को मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है शुरू में। एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा, उसके बाद 2-3 मिनट की वो स्टोरी है और उसके बाद हम
आपके क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएंगे। सर वीए इज एक्चुअली बॉस, बिल्कुल देखें, मैं वीए बॉस है ना, वीए बिल्कुल बॉस है। वीए के अंडर सब कुछ होता है, क्लाइंट का पूरा अकाउंट, पूरी दुकान, पूरी मैनेजमेंट आपके अंडर है भाई। आप चाहो तो उसे तबाह कर सकते हो, चाहो तो उसे संवार सकते हो, पर आप जवाब दे नहीं हो उसको। ये बात याद रखना, जब एक बंदा एक वीए हायर कर लेता है ना, तो वीए अपने सर्विस चार्ज ले लेता है। अब भाई वीए उसकी कंपनी को डुबा भी दे तो कोई, यार मैं आपको जाती बात बताता हूँ, छोड़ो, मैंने लोगों से, मुझे लोगों ने पैसे दिए, तकरीबन कितने लड़के थे दो, उन्होंने मुझे पैसे दिए 1,80,000 समथिंग। मैंने अपनी टीम को दे दिया, उनका अकाउंट बनवाना था यूके के अंदर कंपनी शपनी। उनका अकाउंट बन गया, उनका अकाउंट एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद अमेजोन ने कोई प्रॉपर एलिगेशन लगाया, वो एलिगेशन लगा, उनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम था। हमने उनके डॉक्यूमेंट्स को एडिट किया था, एडिट करके सेंड किया था, अमेजोन ने वो एडिटिंग पकड़ ली। एडिटिंग पकड़ने के बाद उन्होंने उनका अकाउंट बैन कर दिया। वो लड़के मेरे पास आए, मुझे कहते हैं कि सर अब क्या होगा। मैंने कहा कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम था और ये बात मैंने आपको बताई थी, और मैंने आपको ये भी कहा था हम डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर रहे हैं, दोनों चीजें आपको पता थी। उन्होंने कहा जी सर पता थी। मैंने कहा बस ठीक है, अगर वो लॉस हुआ है वो आपके खाते में जाता है, वो कंपनी के खाते में नहीं जाता। उन्होंने एडमिट किया इस बात को, उन्होंने कहा हाँ ठीक कह रहे हैं, हमारे एंड से प्रॉब्लम था, आपने बताया था। अब वीए ने अपनी फीस पूरी ली है, मेरी टीम ने अपनी फीस पूरी ली है। सो वीए जो होता है ना, वो बॉस है, उसको वो किसी को जवाब दे नहीं है कि तुम मुझे नौकरी से निकाल दोगे, क्योंकि वो नौकरी नहीं कर रहा किसी की। होपफुली आपको ये बात समझ आ रही होगी। ठीक है, हम नया लिंक भेज रहे हैं, उसके ऊपर आ जाए, फिर हम प्रॉपर डिस्कशन इसके साथ और कर लेते हैं।